आज हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के मशहूर सहाफ़ी सुहेल वडाइच का मुनफरद लाइफस्टाइल। आखिर कितना बड़ा घर है, कितनी गाड़ियां हैं और कैसी जिंदगी बसर करते हैं। अगर सुहेल वडाइच एंकर ना होते तो क्या होते हैं? या मैं टीचर होता या वकील होता। हसीनाओं के इंटरव्यू का तो शौक है, क्या हसीनाओं का भी शौक है? रुक के लिख के बातचीत होती थी या कभी मिल लेते थे। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ मूव किया तो पहला इंटरव्यू आपने कैसे वो बहुत किया? मुश्किल था। शुरू के प्रोग्रामों में एक दफा जो नाला है वो नजर आ गया। उस वक्त कितना मुआवजा मिलता था? मुआवजा तो 1500 से शुरू हुआ। अब जो एंकर्स हैं वो इतने अमीर हैं, उनको पैसों की जरूरत ही नहीं है। अब इमरान खान साहब से मिले थे, जी, कहते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ लोग कहते हैं कि डर है। उनको ये डर है कि उनको मार दिया जाएगा। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद अब मुमकिन नहीं है कि आप दूसरे पॉपुलर लीडर को मार दें। जो इंटरव्यूज मैंने इन लीडरशिप के किए हैं, ऐसे इंटरव्यू किसी ने नहीं किए उनके। आज आए हैं मेरे पास एहतशामुल्लाह बहलेम, और ये उभरते हुए सहाफ़ी हैं, उभरते हुए एंकर हैं, फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े कारनामे करेंगे। तो आज इस इंटरव्यू में आप देखेंगे मुझे, और बहुत सी नई सवालात और नए जवाबात आप सुनेंगे। प्रोग्राम को गौर से देखिएगा। सर, आज का सुहेल वडाइच किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मुनफरद अंदाज है, और जब बात करते हैं तो हर बात में क्वेश्चन भी बड़े मुनफरद होते हैं। तो लेकिन बचपन का सुहेल वडाइच कैसा था? बचपन का सुहेल वडाइच बड़ा मुख्तलिफ था, खामोश था, मुतजस्सस था, हर चीज़ के बारे में तजस्सुस रहता था, अखबारें पढ़ता था, कहानियाँ पढ़ता था, नावल पढ़ता था। ज़्यादा मैं खेलों की तरफ तवज्जो नहीं थी, ज़्यादा मेरी जो है किताबें और नावल पढ़ने पर तवज्जो। फैमिली बैकग्राउंड कैसा था? फैमिली बैकग्राउंड बड़ा तालीमी था। मेरे वालिद साहब टीचर, मेरी दादी टीचर, मेरे दादा टीचर, मेरे नाना टीचर, सारी फैमिली हमारी टीचर्स की है। चुनांचे मैं भी टीचर बना, मैं भी एफसी कॉलेज में पढ़ाता रहा। अच्छा सर, कहते हैं कि आप शरारती लगते हैं, आपकी आंखों में शरारत नजर आती है। बचपन का कोई ऐसी मूवमेंट जो बहुत आपने शरारत की और डांट पड़ी हो, जो आज भी याद है? नहीं, शरारती मेरी शरारतें ज़रा मुख्तलिफ होती थी। बातों बातों में शरारतें करना, किसी को बहस में उलझाना, किसी को बातों बातों में जेर करने की कोशिश करना, आर्गूमेंट्स जो है उसके ज़रिए करना। सर, कोई किस्सा याद है? हाथों वाली शरारतें जो होती हैं, हाथों पाँव वाली, वो नहीं। कोई ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद हो तो आपके चेहरे पे वो बिशाशत आ आ जाती जाता है। अब भी कई लोगों को लॉजिक जो है वो दे के तो जेर करते थे, ऐसे ही उल्टी उल्टी पुल्टी बातें करके लोगों को परेशान करते थे। तो ये बातें तो अब भी हैं। सर, 1985 में सहाफत का आगाज़ किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैसे आना हुआ? ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया प्राइवेट, तो उस वक्त आ गए। हमारे जियो ना का जब चैनल शुरू हुआ तो जाहिर है मैं जंग में था, तो जंग वालों का ही ये चैनल है, तो फिर मुझे भी एक प्रोग्राम मिल सर, गया। एक दिन जियो की कहानी है क्या? कैसे ये एक दिन कहानी जियो है की? कि पहले हम एक दिन सियासतदानों के साथ करते थे अखबार के लिए, तो वही उसी को हमने तरतीब दिया और उसी को चेंज करके एक दिन जियो के साथ कर दिया। सर, ये भी सुनने में आता है कि आपको एक्ट्रेस के इंटरव्यूज का शौक नहीं था, जी, तो वो क्या सीन था? ये वाकई शुरू में मैं घबराता था कि मैं चूँकि सियासतदानों के इंटरव्यू करता हूँ और मुझे एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू जो थे वो शर्माता था मैं, और ये भी था कि कैसे करूँगा, मेरा फील्ड में तजर्बा नहीं है। लेकिन फिर हमारे शकील रहमान साहब ने ये मुझे कहा कि नहीं भाई, इसके लिए फिर अलग बंदा रखना पड़ेगा, तो आप जो है ये करें। शायद कहते हैं कि शायद किसी एक बंदा हायर भी किया था कोई नहीं एक्ट्रेस के लिए? नहीं, एक्ट्रेस के लिए सर, हायर नहीं किया था। ऐसी शर्म उतरी तो अब तो आप ख्वाहिश करते हैं कि मुझे हसीना के इंटरव्यू का शौक है। नहीं, वो बड़ा उसका रिस्पांस बड़ा अच्छा आया। बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया, बड़ा वो लोगों ने उनको देखा, और एक नई व्यूअरशिप जो थी, जवान व्यूअरशिप, वो मिली। पहले हमारे ज़्यादातर क्योंकि बूढ़े सियासतदान होते थे, तो हमारी 40 से ऊपर के व्यूअर थे, 40 साल के ऊपर के। अच्छा। तो जब ये किया प्रोग्राम, तो उसके बाद बड़ी हमें यूथ जो है वो उसकी व्यूअरशिप मिली। हसीनाओं के इंटरव्यू का तो शौक है, क्या हसीनाओं का भी शौक है? जी, हुस्न अच्छा लगता है, कोई इसमें शर्माने की बात नहीं। अल्लाह ताला ने हुस्न बनाया है, वो अच्छा लगता है। आप बार बार पूछते हैं सबसे कितनी बार मोहब्बत हुई, आपको कितनी बार मोहब्बत हुई है? मुझे तो हो जाती है, बड़ी आसानी से हो जाती है। नहीं, कोई ऐसा जो आज भी आपको वो यकतरफा मोहब्बत? नहीं, एक जो जवानी की इब्तदाई जो मोहब्बतें हैं
वो तो आपको याद रहती हैं, वो भूलती नहीं है, सर वो क्योंकि शेयर उनमें करेंगे। मासूमियत भी होती है, उसमें सादगी भी होती है, उसमें वो फिर लॉन्ग लास्टिंग भी होती हैं। बाकी तो ज़िंदगी में कई लोग आते हैं चले जाते हैं, वो याद भी नहीं रहते। सर वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि जो आपको ऐसी मोहब्बत जो आज भी याद है? नहीं, ऐसी मोहब्बतें ज़माना तालिब इल्मी में ही हुई, वो कामयाब नहीं हो सकी। तो सर उस ज़माने में नाकाम मोहब्बतें जो थी वो उनका ज़्यादा दिल पे बोझ होता था, तो वो नाकाम मोहब्बतें ज़्यादा हैं। सर आजकल तो देखते हैं कि लड़के जो हैं फेसबुक पे उसे सर्च आउट करते हैं, फिर उसके रिक्वेस्ट भेजते हैं, सो मामलात करते हैं। तो आपके ज़माने में कैसे सर्च आउट करते नहीं, थे? हमारे ज़माने में तो ये नहीं था। हमारे ज़माने में तो घरों के जो फ़ोन हैं उन तक भी जवानों की और लड़कियों की एक्सेस नहीं होती थी। घरों के फ़ोन जो थे उन पे माँ बाप का पहरा होता था, और कभी कभार रुक के लिख के बातचीत होती थी या कभी मिल लेते थे। तो वो मुख्तलिफ दौर था। उस ज़माने में ना कन्वेंस इतनी होती थी, ना रिक्शे पे सफ़र करना, मिलने के लिए कोई लड़की लड़के ने मिलना हो उसके लिए जगह नहीं होती थी। सही है। तो ये बड़े मसाइल थे उस ज़माने में। सर सुहेल वडाइच एक अच्छे कॉलम निगार तो हैं कि अच्छा ख़त भी लिख लेते थे? जी, ख़त भी अच्छा लिखता था, उसी से शुरू हुई प्रैक्टिस। अपने दोस्तों को हम ख़त लिखते थे, दोस्तों के भी ख़त आते थे, एक दूसरे से खतूत के ज़रिए रब्ता रहता था। सर सुहेल वडाइच आज उन्हें बाबा सहाफ़त कहा जाता है, रिटायरमेंट कब ले रही हैं? सहाफ़त में कोई रिटायरमेंट नहीं होती। नहीं फिर भी कोई हो कि यार अब नहीं। बस मैंने एक दिन जियो छोड़ देना है। नहीं, ऐसा कुछ कोई प्रोग्राम नहीं है। रिटायरमेंट होती नहीं सहाफ़त में। ज्यों-ज्यों आप बूढ़े होते जाते हैं, आपकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, आपके सवालात में भी डेप्थ होती जाती है, आपकी अकल भी बढ़ती जाती है, तो उसको छोड़ना क्यों है? अच्छा सर एक आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा कि कहते हैं कि आपको जंग अखबार से निकाला गया था? ये नहीं, एक ज़माने में मैंने खुद रिज़ाइन कर दिया था। अपने 33 लोगों के साथ, हम 33 लोगों ने इकट्ठे रिज़ाइन किया था। और लेकिन क्यों रिज़ाइन किया था? किया था उस वक्त कुछ इख्तलाफात हो गए थे, 2 ग्रुप बन गए थे, हम एक ग्रुप ने रिज़ाइन कर दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस सारे आ गए, मैं सबसे आखिर में वापस आया। और फिर उसके बाद वैसे यही जन्मभूमि यही है, यहीं से सहाफ़त शुरू की, तो एक प्यार भी है इस इदारे से, तो कहीं और दिल भी नहीं लगता। सर दुनिया न्यूज़ में भी गए हैं या आप? दुनिया में भी गया लेकिन दिल नहीं लगा, फिर वापस आ गया। सर आपको परिंदों का बहुत शौक है, आपने मोर और रखे हुए कबूतर, इनका कोई कंपैरिजन क्यों? ये दोनों परिंदे दोनों क्यों आज़ाद रखे? परिंदे हैं, दोनों, किसी को मैंने कैद में नहीं रखा। ये जितने भी परिंदे मैंने रखे हुए हैं ये आज़ाद हैं सारे, ये फिर रहे हैं सामने, कोई पिंजरा नहीं आपको नजर आएगा। कहते हैं कि अगर परिंदों को आज़ाद कर दिया जाए तो वो कभी ना कभी धोखा भी दे जाते हैं। कोई बात नहीं, धोखा दे जाए, लेकिन आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं है। सर सुहेल वडाइच की बहुत लंबी जर्नी है, 1985 से लेकर आज 2023 होने वाला है। इस सारी जर्नी में कौन सा ऐसा इंटरव्यू, आपने कहा कि बेनज़ीर का इंटरव्यू आपका बेस्ट वन इंटरव्यू था, उसमें कौन सी अच्छी बात थी? बेनज़ीर भुट्टो का लंदन में जाके मैंने इंटरव्यू किया, और इसी तरह मैंने नवाब अकबर बुख्ती का इंटरव्यू किया जब ऑपरेशन होने वाला था। सर आपने बताया कि जब से आप लाहौर आए हैं अपने आबाई इलाके में नहीं गए, याद तो आती होगी आबाई इलाके की? नहीं, बहुत याद आती है, बचपन की बहुत सारी बातें, शरारतें, यादें, स्कूल के डेज़, कॉलेज के डेज़। मैं स्कूल भी जोराबाद पढ़ा, भलवाल पढ़ा, 2 जगह पे स्कूलों में पढ़ा, फिर कॉलेज सरगोदा में पढ़ा। तो सारी यादें, दोस्त पुराने, सारा कुछ इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होता है। सर बंदा जब प्रिंट मीडिया से जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ तो एक नई दुनिया होती है। जब आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ मूव किया तो आपके लिए एक नई दुनिया थी, तो पहला इंटरव्यू आपने कैसे वो बहुत किया? मुश्किल था, क्योंकि कोई तजर्बा नहीं था। हमने ऑन कैमरा ही तजर्बा किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि कैमरे की तरफ किस तरह देखना है नहीं देखना है, किस तरह से फोकस करना है। कपड़े संभाले नहीं जाते थे। कभी शुरू के प्रोग्रामों में एक दफ़ा जो नाला है वो नज़र आ गया फिर वो प्रोग्राम से एडिट कराया। तो ये इस तरह की चीज़ें हो जाती थी। शुरू में अंदाज़ा नहीं था कि कैमरे की आंख जो है उसके सामने कैसे जाना है। सर पहला इंटरव्यू किसका किया था? पहला हामिद आसिफ चट्टा का। सुहेल वडाइच को अपनी कौन सी बात यूनिक लगती है?
मेरा ख्याल है कि मेरी यूनिकनेस तो यही है कि मैंने बड़ी मेहनत की है। मैं कंटेंट के ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, जब मैं प्रिंट जर्नलिज्म में था तब रातों को 2-2 बजे 3-3 बजे हम दफ्तर से आते थे, सुबह 10 बजे जाते थे। तो जो मेहनत की हुई है वही काम आ रही है। सर उस वक्त कितना मुआवजा मिलता था? मुआवजा तो 1500 से शुरू हुआ। पहला मुआवजा 1500 था, फिर 3300 हो गया, 3300 अच्छा। जब रेगुलर हुए। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता। पहले तो तनख्वाहें बड़ी कम होती थी, लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा लगती थी। मतलब मेरी एक ज़माने में 6000 या 7000 तनख्वाह होती थी, तो फिर भी हम रात को पीसी चले जाते थे, अच्छा। जाके चाय पी लेते थे। ये खाना तो नहीं खा सकते थे, खाना महंगा होता था, लेकिन चाय पी सकते थे। 1500 से आपने स्टार्ट किया, आज हम कितने जीरो आगे लगा लें कि हमें पता चल जाए कि आप लाखों में कितने है, अब लाखों में है। इंशाअल्लाह का बड़ा फजल है, लाखों में है। और मुआशरे के बहुत से लोगों से ज़्यादा ले रहे हैं। बड़ी खुशहाल ज़िंदगी है, बहुत अच्छा है। सर कहते हैं कि जो भी पुराने सहाफ़ी थे उनमें आपका शुमार किया जाता है। सब ने अपना चैनल बनाया, सब मूव किए, कैसे ना कैसे आगे निकले। आपने एक दिन जियो में ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजार दी। इस्तकामत इतनी कैसे आई आप में? देखिए, गुजारिश ये है कि मुझे अपने काम से इश्क है, प्यार है। दूसरा, मेरी कुछ दफ्तरी इंतज़ामी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। मैं एडिटर हूँ जंग का, तो वो इस वजह से मैं कोई पंगे प्राइवेट नहीं ले सकता कि मैं प्राइवेट चैनल बना लूँ या कुछ कर लूँ। तो इसलिए मैं कंटेंटेड हूँ। वैसे भी मैं कंटेंटेड आदमी हूँ, मतलब उस तरह से वो नहीं है, बहुत ज़्यादा एम्बिशन नहीं है मेरे अंदर। सर मुनफरद अंदाज़ है आपका। पहले तो लगता होगा लोगों को ये आर्टिफिशियल करते हैं। जी, शुरू में लोगों का यही ख्याल था कि ये बंदा अनफिट है। शुरू में बड़े लोग नापसंद भी करते थे, और बड़ी इसके बारे में ये था कि इसकी उर्दू ठीक नहीं है, इसका चलना ठीक नहीं है, ढीला डाला है, रोब में आ जाता है ये, क्योंकि मैं काउंटर क्वेश्चन कम ही करता हूँ। तो वो सारी बातें थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चला कि मेरे कंटेंट में जान है, मेरे क्वेश्चन जो हैं वो दूसरों से डिफरेंट है और इनका कुछ मतलब है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों में परजीराई हुई। लेकिन ये मेरा ज़रूर हम्बल ओपिनियन है कि जो इंटरव्यूज़ मैंने इन लीडरशिप के किए हैं, ऐसे इंटरव्यू किसी ने नहीं किए उनके। ना बेनज़ीर भुट्टो का, ना अकबर बुख्ती का, ना वली ख़ान का, नवाब नसरुल्लाह। जो मैं बातें पूछी हैं मैंने, जो उनकी रिसर्च की हुई थी, वो किसी ने नहीं की। और वो एक यादगार इंटरव्यूज़ हैं, अब भी लोग उनको देखते हैं और सराहते हैं। सर आपसे अब कुछ पर्सनली तरफ चलते हैं। सर सोहेल वडाइच कभी ज़िंदगी में रोए हैं? जी, मुझे बड़े जल्दी रोना आ जाता है। मैं तो फिल्म में कोई किसी के साथ जुल्म हो रहा हो तो मेरा रोना आ जाता है। मेरे बीवी बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बैठ के फिल्म नहीं देखते कि बाबा तो रो लेंगे तो मेरे फ़ौरन आंसू आ जाते हैं। नहीं सर, कोई दुनिया में कोई ऐसा कोई मामला या कोई वाक़या हो जो आप भी आज भी आपको याद आता है तो आंखों में बेसाख्त आंसू आ जाते हैं? ज़ाहिर है, वालिदैन की मौत जो है वो एक ऐसा सानिया है जिसको बंदा भुला नहीं सकता। तो वालिदैन का चले जाना, फिर मेरे अंकल थे 2, वो भी मेरे वालिद की तरह ही थे, बहुत प्यार करते थे मेरे से। उनका दोनों का, मेरे वालिद का तो बहुत जल्दी इंतकाल हो गया, मैं एमए में पास ही किया था। तो फिर मेरे चचा जो थे वही मेरी शादी भी उन्होंने की, सारा कुछ लुक आफ्टर किया। ख़ासकर वो चचा जिनके साथ मैं रहता था, बहुत उनसे करीबी मेरा तल्लक था। मतलब मैं अपने वालिद से भी ज़्यादा उनसे तल्लक था, क्योंकि हर वक्त हम इकट्ठे रहे साल। तो उनको बहुत अब भी मिस करता हूँ। ये हम इकट्ठे इसी घर में रहते थे, उनकी यही डेथ हुई, तो उनको बहुत मिस करता हूँ। मेरे चचा अरशद वडाइच जो थे, चचा खालिद वडाइच, उनको मिस करता हूँ, क्योंकि उनके साथ बहुत ज़िंदगी बीती। अब भी जो ख्वाब देखता हूँ तो उसमें वही नज़र आते हैं। अच्छा सर, कभी डिमोटिवेट हुए? डिमोटिवेट बाज़ औक़ात इसलिए हो जाते हैं कि ज़िंदगी में बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नज़र नहीं आता कि क्या करें। किताबें लिख ली, टीवी कर लिया, ठीक है, तकरीरें कर ली, सेलिब्रिटीज़ से मिल लिया, फॉरेन टूर्स कर लिए, तो वो जो एक होता है ना कि कोई प्यास रह गई है, वो नहीं रही, प्यास ख़त्म हो गई। सर हमारे यहाँ देखा जाता है कि एंकर्स को बड़ी धमकियाँ आती हैं, कभी कई दफ़ा जी बड़े मुश्किल वक्त आए। मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था तो 2 दफ़ा मेरे साथ, एक दफ़ा प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक ने मेरी ट्रांसफ़र तो से करवा दी,
और मैंने डॉक्टर बिशारत के बारे में एक खबर दी थी। और इसी तरह बाद में जो था नवाज़ शरीफ के ज़माने में मैं उन सहाफ़ियों में शामिल था, 16 सहाफ़ियों में, जिनको उन्होंने निकलवाने के लिए जो है वो टेलीफोन वो सारा रिकॉर्ड हुआ था। तो उन 16 सहाफ़ियों को तो इस तरह के मुश्किल वक्त तो बड़े आए हैं, ठीक है। कभी कोई इस्टेब्लिशमेंट के लोग पीछे पड़ जाते हैं। ये जनरल पाशा के ज़माने में और क्या था जनरल ज़हीरुल इस्लाम, वो बड़ा मुश्किल वक्त था। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा दबाव था क्योंकि जंग के ख़िलाफ़ वो उस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे थे। तो ज़ाहिर है जंग के सीनियर स्टाफ में मैं भी शामिल था, तो मेरे ख़िलाफ़ भी वो लगे हुए थे हर वक्त। वो टेलीफोन टेप करना, पिच फॉलो करना, धमकियाँ देना। सुहेल वड़ाइच की जो तन्हाई है उसमें एक नगर आबाद होता है, ख़्यालों में खोया रहता हूँ मैं। अक्सर ख़्यालों की दुनिया में या नींद की वादियों में सोता हूँ। मुझे नींद भी बहुत प्यारी है और मुझे अपने ख़्यालात भी बहुत प्यारे हैं। मुझे तन्हा बैठना भी बड़ा अच्छा लगता है। मैं घंटों तन्हा बैठ सकता हूँ, सोच सकता हूँ। सर अगर सुहेल वडाइच एंकर ना होते तो क्या होते हैं? या मैं टीचर होता या वकील होता। सर आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस का इंटरव्यू किया, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस का भी इंटरव्यू लिया जिनका हमारे यहाँ नहीं देखा जाता, तो सर घर वालों की तरफ से कभी शक किया गया? नहीं, शुरू में बीवी ने भी एतराज़ किया, लेकिन मैंने कहा मेरा प्रोफेशन है, ये सवाल करना या इंटरव्यू करना ये मेरा प्रोफेशन है। तो फिर इसने एक्सेप्ट कर लिया। आज की सहाफ़त और पुरानी सहाफ़त में क्या फ़र्क है? मेरा ख्याल है कि ये लिफाफे वाली बात तो ऐसे ही है। मैंने नहीं देखा कोई साफ़ी जो है वो किसी से पैसे लेता हो, या कोई पैसे दे भी सकता है। अब जो एंकर्स हैं वो इतने अमीर हैं, उनको पैसों की ज़रूरत ही नहीं है। ना वो किसी के मोहताज हैं, ना वो टिकटें लेते हैं, ना वो कोई बैरून मुल्क। अब तो दौरे भी अदारे कराते हैं, यानी आपका अदारा पैसे देता है, अब हुकूमत देने। तो यही फेवर्स होती थी पहले कि इस्लामाबाद बुला लिया या लंदन साथ ले गए या अमेरिका साथ ले गए। अब वो भी ख़त्म हो गई हैं। तो अब किस चीज़ के लिफाफे और क्या लिफाफे? सर कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज भी पूरी ना हो सकी हो? सब ख्वाहिशें पूरी हो चुकी, कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं है जो ना पूरी हो। चलें, मासवा इसके कि इंटरव्यू क्लिंटन के साथ करें या बुश के साथ करें, अच्छा, तो वो ख्वाहिशें नहीं पूरी हुई। वो कई ज़ाहिर है हमारी एक्सेस नहीं होती। कोशिश की मैंने, क्लिंटन के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। सर आपकी किताब कातिल कौन, ये कैसे ये जहन में आया कातिल कौन? ये इसका टाइटल मेरे टीचर ने दिया था, तो बड़ा सोच रहे थे हम कि क्या रखें। तो फिर अल्टीमेटली वो नमाज पढ़ने लगे तो उनके जहन में ये आया, कातिल कौन, गद्दार कौन। गद्दार कौन और गद्दार कौन उनके जहन में आया। तो फिर कातिल कौन तो गद्दार कौन की वजह से हमने जो है वो रखा, क्योंकि ये बेनज़ीर भुट्टो के बारे में थी तो ये नेचुरल था। गद्दार कौन उस वक्त नई बात थी। सर आपको अपनी कोई बुरी बात भी लगती है? जी लगती है बुरी बात। कौन सी बात है जो आपको बहुत बुरी लगती है अपनी? मेरी बहुत ज़्यादा नरमी, खौफज़दा हो जाता हूँ, डरपोक हूँ। अच्छा, कोई ऐसा वाक़या सुनाएंगे जिस पे आप मैं डर जाता हूँ, खौफज़दा हो जाता हूँ। मैं इकलौता बेटा हूँ तो बड़ी प्रोटेक्शन में रहा हूँ ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से बहादुरी पैदा नहीं हो सकी। मैं बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं हूँ, तो इसलिए। लेकिन अपने प्रोफेशन में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसमें दिलेरी करता हूँ, लेकिन आम जिंदगी में जो है वो डरपोक हूँ। पाकिस्तान में आप हमेशा सालसी का काम करते हैं, अभी भी लास्ट टाइम आप सालसी का काम कर रहे थे। क्या बात है कि आप वो जो सालसी का काम तो करते हैं लेकिन उस पर वो उस लिहाज से काम नहीं हो पाता? मेरे जहन में ये है कि दुनिया भर में कंसेंसस से कौमें आगे जाती हैं, तो कंसेंसस से ही कौम आगे बढ़ सकती है, जमहूरियत से, कंसेंसस से, आपस में डायलॉग से। तो कोशिश करते हैं कि इस तरह। अभी इमरान खान साहब से मिले थे, जी, कहते हैं कि इमरान खान साहब को कुछ लोग कहते हैं कि डर है, वो जेल में जाने से डरते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है? नहीं देखें, जेल से तो क्या किसी ने डरना होता है वो तो, लेकिन बात यह है कि उनको ये डर है कि उनको मार दिया जाएगा, तो वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको छोड़ेगी नहीं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट इस हद तक जाएगी। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के बाद अब मुमकिन नहीं है कि आप दूसरे पॉपुलर लीडर को मार दें, बड़ा मुश्किल होगा। सर आपने गवर्नमेंट जाने से पहले कहा था कि उस्मान बुज़दार की वजह से इमरान खान को निकाला गया गवर्नमेंट नहीं से। एक वजह ये थी, सारी वजूहत नहीं। मैंने ये कहा था कि भाई ये इख्तलाफात हैं आपस में एस्टेब्लिशमेंट और उनके,
उनमें से एक उस्मान बुज़दार भी था। अब तो ये सारी बातें सामने ज़ाहिर हो चुकी हैं। बाजवा साहब बार बार कहते रहे कि उस्मान बुज़दार को निकालें, लेकिन ये नहीं मानते थे। सर आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में इलेक्शंस का कुछ हो सकता है? इलेक्शन होंगे जी, डेफिनेटली होंगे। इलेक्शन के बगैर तो कौम आगे नहीं जा सकती। ना दूसरा ये है कि इस हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने वाला है। जब टेन्योर ख़त्म होगा तो उसके बाद इलेक्शन ही होंगे। अक्टूबर में या उससे पहले चांसेस हैं? सितंबर अक्टूबर कोई भी एक महीना हो सकता है जिस पे इत्तेफाक हो जाए। सर आपके इमरान खान साहब से भी आपने अच्छी खासी आपकी रफ़ाकत है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब से, सब लीडर से मिले हैं। आपको बेहतरीन लीडर्स वाली क्वालिटीज़ किस में लगती हैं? नहीं, हर एक में अपनी अपनी खूबियाँ हैं। जैसे ज़्यादा करिश्मेटिक इमरान है, लेकिन ज़्यादा समझदार और ज़्यादा तजर्बाकार नवाज शरीफ है। आसिफ जरदारी जो है ज़्यादा डीप है। आसिफ जरदारी में गहराई बहुत ज़्यादा, और वो बहुत गहराई की से बात करता है। बिलावल जो है वो बड़ा टैलेंटेड है, इंटरनेशनल अफेयर्स को बहुत जानता है। सर मरियम जो है वो भी करिश्मेटिक पर्सनैलिटी है। अगर आप किसको चाहते हैं कि इसको मैं चाहता हूँ कि लीडर देखें? मैं चाहता हूँ कि अब मरियम और बिलावल को भी मौका मिलना चाहिए। अच्छा सर, एक बात है वैसे आपसे कि अगर दोबारा इमरान खान साहब आते हैं, वो जैसे ही कहते हैं मुझे पहले काम नहीं करने दिया गया, तो क्या ख्याल है कि दोबारा आके वो काम करने देंगे खान साहब को? मुश्किल है। इस वक्त तक तो हालात ऐसे लगते हैं कि खान साहब आएंगे भी तो उनका एस्टेब्लिशमेंट से झगड़ा ही होगा। इसलिए इसको पहले रिजॉल्व करना चाहिए। तो सर अपनी दुआओं में याद रखिएगा बड़ी मेहरबानी। और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। बड़ी अल्लाह मेहरबानी। के बाद।